हेलो एवरीवन। आप देखिए, इंसान ने अपनी एक लंबी चुनौतियों को पार करते हुए, तमाम सारे संघर्षों को झेलते हुए आज अपने आप को वो विकसित होने को क्लेम कर रहे हैं। हमने तमाम सारी उपलब्धियां, तमाम सारी चुनौतियों के होने के बावजूद भी हासिल की हैं। ठीक है, एकदम वो पत्थर घिस के आग जलाने से लेकर और आज अंतरिक्ष में जाने तक की यात्रा, और अभी भी हम यात्रा में ही हैं। ये लगातार ये यात्रा चल रही है। तो इन सभी चीज़ों में ये एक चीज़ जो हमें अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है वो है हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। तो निश्चित रूप से अन्य जीवों, अन्य जानवरों से कहिए ज़्यादा बेहतर है। तो अन्य जानवरों से हम बेहतर इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक बुद्धि है, एक विवेक है, हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनका उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंसानों की खासियत है और जिसने हमको अपेक्षाकृत श्रेष्ठ जीव के रूप में स्थापित किया है। लेकिन इस समझ के बावजूद भी कई बार हमने अपने स्वार्थों को और तमाम सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, और इस वजह से जो हम इंसानों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो अंतर हैं, उसको हमने इनइक्वालिटी का रूप दे दिया। जो विविधताएं हैं वो अलग तरीके से एक एक्सप्लॉयटेशन का आधार बन गई, और इन संघर्षों ने तमाम सारी चुनौतियां, नए प्रकार की चुनौतियां हम इंसानों के समक्ष रख दी पूरी दुनिया भर में। और हम सब कहीं ना कहीं अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, स्थापित करने के लिए की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो आज मतलब कई सारी चीज़ें जो हमारी, जिसको कहेंगे आप मैन मेड प्रॉब्लम, तो ये जो इनइक्वालिटी और ये सारी चीज़ें हमने पिछली कई क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, ये आज इसी के लिए हैं। और दूसरी चीज़, एक तरफ जहां हमने लोकतंत्र जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं, वहां ये जो डिफरेंसेस हैं और जिन डिफरेंसेस को हमने स्वीकार नहीं किया, जिनको इनइक्वालिटी और उसके बाद फिर एक्सप्लॉयटेशन के रूप में उसको देखा गया है, वो कारण बने हैं, इन सारी चीज़ों ने बड़ी सारी चुनौतियों को जन्म दिया है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। जो हमारा अध्याय 4 है 10वीं क्लास का, वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेगा। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ भी गए, सभी का स्वागत है। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, विविधता, मतलब लोकतंत्र और विविधता। तो इसको समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, कई बार ये टॉपिक अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, आगे भी इसको डिस्कस करना है अलग अलग संदर्भों में, और डिटेल में समझने की आवश्यकता होगी आपको। लोकतंत्र अगर हम बिना इसके डिटेल में गए हुए आसान में समझे, तो हमने समझा है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूलिंग, जो जनता की सहभागिता है शासन में। हमने इसके तमाम सारे आधार पढ़े, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने ही ऊपर शासन करने की व्यवस्था, और वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। लेकिन जो इसको हम एक लाइन में समझें तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूलिंग, जो जनता की सहभागिता है शासन में, ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में, शासन में जनता की सहभागिता हो, आप उसको लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में बेसिकली अपनी कम्युनिटी, अपनी तरह का अकेला व्यक्ति भी है तो उसकी भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी किसी ताकतवर व्यक्ति के किसी भी आधार पर, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी लिंग का हो। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए लोकतंत्र का महत्व है। लेकिन साथ में ये विविधता आप देखिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। ठीक है, इसको कई बार अगर ठीक से मैनेज नहीं करते तो वो चुनौतियों के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको जब जिन समाजों ने समझा है वो उन्नत भी कर गए। हमने तमाम सारे एग्जाम्पल को समझा। आपने पिछली क्लासेस में बेल्जियम का एग्जाम्पल समझा था, और किस तरीके से उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को ब्यूटीफुली मैनेज किया और अपनी डेमोक्रेसी को एक अलग शेप दिया। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं। तो यहाँ ये जो डाइवर्सिटी है, हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को ऐसे ही समझेंगे। इस पुस्तक के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे कि ये टॉपिक किस तरीके की ये बातें कहने वाला है। लेकिन एक ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बस एक मोटे तौर पे, बिकॉज यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू सपोज टू बी एन IAS IPS ऑफिसर्स, PCS ऑफिसर्स, तो आपके लिए सारी बातों को अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो विविधता है इस लोकतंत्र के लिए एक तरीके का ये चुनौती भी है, चैलेंज भी है। खास करके अगर हम अपने देश की बात करें जहाँ जातीय विभिन्नताएं हैं, भाषाई विभिन्नताएं हैं, ठीक है, रंग रूप तो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कई बार वो भी सामने आ जाती हैं। तो लेकिन ये सारी विविधताएं जब इनइक्वलिटी के रूप में सामने आती हैं तो वो चैलेंजेस के रूप में, चुनौतियों के रूप में आ जाती हैं सामने। और कई सारी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिल सकते थे, कई सारे अवसर जो हमको प्राप्त हो सकते थे विकास करने के, वो हम उससे वंचित रह जाते हैं, वो हमसे चूक जाते हैं। तो इन्हीं सारे कॉन्टेक्स्ट में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एरिया में, चाहे वो गवर्नेंस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी में तो आते ही हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कई बार इन सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं, सॉवरेंटी और इन सारे चीज़ों के कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो इसको समझना बहुत टोटलिटी से बहुत ज़रूरी है। तो आज का अध्याय इन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करेगा। तो बिल्कुल हमेशा की तरह बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये जो इंट्रोडक्शन है, ये कहता है पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा क्या आता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है, शेयरिंग ऑफ पावर बहुत डिटेल में समझा, शेयरिंग ऑफ पावर समझा था, और फिर उसी के आधार पे हमने फिर फेडरलिज्म को समझा था, संघवाद को समझा था। उसका जो शेयर ऑफ पावर का एक तरीके का अप्लाइड पार्ट है या मूर्त रूप है संघवाद, उसको हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में समझा था। तो ये चीज़ें हमने समझी थी कि किस तरीके के सत्ता के बंटवारे ने कई सारी चीज़ों को बहुत आसान किया है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करने लगते हैं। हम अपने मूल में जाकर कई बार चीज़ों को भी डिफाइन करने शुरू करते हैं। तो ये सारे जो ग्राउंड हैं, ये सारे आधार भी हमारी पहचान को पुष्ट करते हैं, उसको ताकतवर बनाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके, एक सामंजस्य बैठाकर सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। मतलब एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है उनके बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान जिस पर सभी सहमत हो। तो कुल मिला के इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करनी है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के उदाहरण के जरिए अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम ये देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। ये कई बार जो एनसीईआरटी का एक बड़ा खूबसूरत सा तरीका है, एक स्टोरी बता के आपकी कई सारी जो बहुत क्लिष्ट चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, वो बहुत ईजिली वो आपको समझा देती हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पिक्चर है, ये कुछ स्पोर्ट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या है ये कहता है कि इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना है। अमेरिका में नागरिक अधिकार, जो वहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये आप देखेंगे वो लगभग 54 के आसपास जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उनके नेतृत्व में चल रहा था बड़ा जोर। वो श्वेत अश्वेतों के बीच अधिकारों की लड़ाई थी। तो जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक थे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि साहब हमको भी जो गोरे श्वेत नागरिक हैं, जो वाइट सिटीजन हैं अमेरिका के, उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के बराबर समझा जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर संघर्ष था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहा अमेरिका में, ठीक है, जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुए वहाँ पर, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये उसी वक्त ये आंदोलन चल रहे थे। और उसी बीच क्या हुआ कि 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह था। अच्छा, ये जो तस्वीर है, ये जो फाइनली जो रिवार्ड सेरेमनी होती है, पदक मिल रहा था 200 मीटर की दौड़ के विजेता लोग हैं, उनकी ये इमेज है। ये कहता है अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने दो
खिलाड़ी खड़े हैं वे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकी हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। इन्हें जूते नहीं पहने थे। मतलब ये दोनों लोग, इन लोगों ने जूते नहीं पहने। दे राष्ट्रगान बज रहा है, जो उनका नेशनल एंथम है वो बज रहा है, और ये बिना जूतों के हाथ उठाए हुए बैठे हुए हैं। इन्होंने गले में काली स्कार्फ भी पहनी हुई, इन्होंने मोतियों की माला पहनी, ब्लैक। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ये जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अच्छा, जूते नहीं पहनना इस बात का प्रतीक था कि लोग ये समझें कि जो अमेरिकी अश्वेत लोग हैं, जो अमेरिकी ब्लैक सिटीजन्स हैं, वो बहुत पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था। आपको मालूम है कि जो काला कपड़ा होता है जनरली उसको विरोध दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो स्मिथ था, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर था, वो उसने अपने गले में काला स्कार्फ लगाया हुआ था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। अच्छा, ये उनके अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने का एक प्रतीक था ये। तो कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। मतलब जो दूसरा वाला था, जो जिसको कांस्य पदक मिला था, ब्रॉन्ज मेडल, उसने एक काले मनकों, मतलब काले मोतियों की एक माला पहनी थी, जो अश्वेत लोग मारे गए थे उनकी याद में। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। अब आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, कई सारी चीज़ें आपको और समझने की ज़रूरत है। आप देखिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को 2-3 तरीकों से देखा जा सकता है, देखे जाने की आवश्यकता है, और आपके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि एक खिलाड़ी, एक सिंपल सा भाई खेल होते हैं जनरली, खेला, गोल्ड मेडल मिला, एक को कांस्य पदक मिलता है, तो एक ही देश के दो व्यक्ति जीत कर आते हैं, एक को स्वर्ण पदक मिल रहा है, एक को कांस्य पदक मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो एक स्पोर्ट है और वो अलग ही क्षेत्र है, उसकी अलग डिमांड्स हैं। बावजूद इसके, चूंकि ये विनर अफ्रीकी अमेरिकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने देश में हो रहे जो ब्लैक लोग थे उनकी समस्याओं पर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बड़ा साहस भरा काम किया। बहुत करेज चाहिए इस बात के लिए। और उन्होंने ये, जब पदक उनको डाला जा रहा था, तो वो मोजे में आ गए ये बताने के लिए कि साहब जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो बहुत गरीब हैं, और हाथ भी उठाया कि नहीं साहब, वो अमेरिकी गौरव को कैरी करते हैं, उनको प्राउड है अमेरिकन सिटीजन होने पर, वो सारी चीज़ें। और सर भी झुकाए रहा कि वो क्या कहते हैं, दुखी भी हैं इस बात से कि जो ब्लैक अमेरिकी हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, एटलीस्ट गर्व करने की स्थिति नहीं। तो नेशनल एंथम बज रहा है, अमेरिका ऊंचा रहे, इस बात को स्वीकार करते हुए ब्लैक लोगों की स्थिति पर दुख भी जाहिर किया और अपनी पोजीशन को भी उन्होंने बताया। तो एक बात तो ये कि ठीक है कि एक नागरिक की हैसियत, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर उन्होंने जो जीत हासिल की वो तो की, उनकी एक अचीवमेंट थी, लेकिन एक नागरिक और एक कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से भी वो दुनिया भर का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते थे, ताकि अमेरिकी सरकार के ऊपर इन सब बातों को लेकर प्रेशर पड़े और फिर क्या कहते हैं, इस समस्याओं का समाधान हो सके। बहुत बहुत साहस चाहिए इस तरह ये काम करने में। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं साहब, ये तो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। कई बार जब आप पढ़ते हैं, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, और प्रीएम्बल पढ़ने के दौरान आप पढ़ेंगे कि साहब वी आर सॉवरेन कंट्री, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। संप्रभु का मतलब है कि वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है वो हम ही तय करेंगे। ठीक है, तो सारे डिसीजन, चाहे वो हमारे आंतरिक निर्णय हो, बाह्य निर्णय हो, वो सभी लेने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम ही ये तय करेंगे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, मतलब विदेशी पॉलिसीज़ क्या होंगी, हमारी क्या कहते हैं जो घर के अंदर की पॉलिसीज़, हमारी घरेलू नीतियां क्या होंगी, एवरीथिंग वी विल डिसाइड। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, सॉवरेनिटी पढ़ते हैं प्रीएम्बल में। तो यहाँ इस तरीके की घटना, क्या सॉवरेनिटी पे चोट नहीं है कि हमारे घरेलू मामलों में आप दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींच रहे हैं? तो अलग अलग पक्ष होता है, वो भी अभी आप ये सारी चीज़ें समझेंगे कि कई बार ज़रूरी होता है, कई बार नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव पे अभी चीज़ों को समझेंगे, और ये चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कब कोई चीज़ देश की बेइज्जती हो जाती है और कब उसके मान को बचाने का प्रयास हो कही जाती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो घटना ये है कि
मैक्सिको में ओलंपिक हो रहे हैं, दो लोग जीतते हैं अमेरिका से, एक को गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरे को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। वो दोनों ही बिना जूतों के मोजों में जाते हैं, जो कि अफ्रीकी अमेरिकन की गरीबी का द्योतक है। और वो गर्व तो कर रहे हैं राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम बज रहा है उस पर, साथ ही साथ उनका सिर झुका हुआ है। वो अपनी कम्युनिटी के जो कमज़ोर स्थिति है उस पर वो दुखी भी हैं। तो ये सारी प्रतीकों से वो अपने आप को शो करते हैं। अच्छा, यहाँ धावक पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट है। अगर कभी आपको फुर्सत मिले तो आप ये पढ़ेंगे। तो इस मूवमेंट में बहुत हिस्टोरिकल जो ये आंदोलन था, सिविल राइट्स आंदोलन, उसमें ये वाला जो मूवमेंट था ये बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट है। ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया के थे ये, तो इन्होंने भी अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बैच लगाया था, जो ह्यूमन राइट्स था उसका बैच लगाया था। तो कहने का मतलब ये भी अपने साथियों का समर्थन ही करते नजर आए। ठीक है। अच्छा, फिर अब ये अमेरिकी क्या होते हैं ये थोड़ा सा ये बता रहा है। एफ्रो अमेरिकी कहे जाते हैं कि अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनकर लाया गया था। आपको मालूम है कॉलोनियल पीरियड था, उपनिवेशीय शासन के दौरान अंग्रेज लोग तमाम सारे देशों से, जैसे अफ्रीका में भारत से कई सारे लोग गए। ठीक है। इसी तरीके से अफ्रीका रीजन से भी मजदूरी कराने के लिए गुलाम बना के वो अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में भी ले जाए गए। तो वो 100-200 साल से यहीं रहे, उनकी कई सारी पीढ़ियां यहीं पैदा हुई, पली बढ़ी। तो वो देश उनका भी था। लेकिन वो कलर की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशंस थे, जो विभेद था, जो डिफरेंसेस थे, उसमें उसने डिस्क्रिमिनेशंस को जन्म दिया। और वो गोरे होने का और श्वेत लोगों के विशेषाधिकारों की बात होनी शुरू हो गई। तो अमेरिका जैसा देश जो स्वतंत्रता पे बड़ा जोर देता है और वो इक्वालिटी पे बहुत बात करता है, अंग्रेज अपने आप को बहुत सभ्य लोग कहा करते थे। तो ये जो सारे दावे हैं उस पे इस तरीके के जो विचारधारा है वो चोट पहुंचाती थी। तो ये अश्वेत लोगों ने जिस तरीके से वो जागरूक होते गए अपने अधिकारों के प्रति, उन्होंने तमाम सारे आंदोलन किए। तो ये जो सिविल राइट मूवमेंट है ये बड़ा मशहूर मूवमेंट है अमेरिका का, जिसने आपने पढ़ा भी है कैसे वो लेडी मार्कोस, उन्होंने कैसे बस में वो बैठी रहीं, उन्होंने सीट खाली नहीं की किसी श्वेत आदमी के लिए। ये सारी कहानियाँ आपने पढ़ी भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उस मूवमेंट में ये चल ही रहा था। उसी बीच ये घटना हो गई। ठीक है। ये सारी चीज़, तो अश्वेत लोग बेसिकली अफ्रीका से लाए गए लोग थे जो अमेरिका में बसा दिए गए थे गुलाम बना के। और अब ये वही वहां पे अश्वेत ब्लैक सिटीजन ऑफ अमेरिकी सिटीजन कहलाते थे। अच्छा, अमेरिका में नागरिक अधिकार, अच्छा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा दिया है। ये 1954 से लेके 1968 तक ये चला। ठीक है। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नस्ल होने की। भाई हम किसी नस्ल में पैदा होते हैं, हम पैदा हुए और हमारे त्वचा का कलर काला है या सफ़ेद, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारी कोई इसमें चॉइस नहीं होती। तो जिस चीज़ में हमारी चॉइस ही नहीं है उस चीज़ की हमको सज़ा भुगतनी पड़े, ये तो सरासर अन्याय है। जो चीज़ हमने किया ही नहीं, जिस बात के लिए हम दोषी ही नहीं है, उस बात की हम सज़ा भुगतें, ये अन्याय नहीं है। तो ये एक बड़ा आधार है। तो नस्ल के आधार पर आप विभेद, वो हमारी पहचान का एक हो सकता है कि भाई ये काला है, ये गोरा है, तो पहचान के लिए तो चलो ठीक है, चूंकि वो स्पष्ट अंतर दिख रहा है। लेकिन वो इनइक्वालिटी का ग्राउंड, डिस्क्रिमिनेशंस को पैदा करे, तो ये ठीक नहीं है। तो ये जो नस्ल आधारित भेदभाव था, इसी को मिटाने के लिए अमेरिका में ये 1954 से लेकर 1968 तक सिविल राइट मूवमेंट चले। मार्टिन लूथर किंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये, कभी आपको मौका मिले तो इनके स्पीचेस पढ़िएगा, बहुत बढ़िया बोलते थे। इनका एक बड़ा मशहूर है माय ड्रीम। ठीक है। तो ज़रूर एक बार वो स्पीच सुनिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनका ये जो सिविल राइट मूवमेंट था पूरी तरीके से अहिंसक था। ठीक है। नॉन वायलेंस को भी प्रमोट किया गया इस आंदोलन में, और इसने बहुत ज़्यादा प्रभाव क्रिएट किया अमेरिका में। अच्छा, इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। ठीक है। तो सिविल राइट मूवमेंट सफल रहा। अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, ये क्या है?
ये आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। आपको मालूम है कि हर देश में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं, कोई शांति का रास्ता अपनाता है, कोई हिंसा का रास्ता अपनाता है। उद्देश्य भले ही बहुत पवित्र हों, लेकिन कई बार रास्ते भी ये डिसाइड कर देते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरीके से सिविल राइट मूवमेंट जो एक अहिंसक आंदोलन था और किस तरीके से ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था, इसने हिंसा को अपना रास्ता अपनाया। तो फिर ये तो आपकी जानकारी के लिए था। अब आइए उस घटना पर। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? इस बात को भी समझना चाहिए। सॉवरेंटी की बात जो मैं आपसे कर रहा था, तो क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे, जो कि उनके ऊपर आरोप भी लगा, इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा सबको, उन तीनों ही खिलाड़ियों को। तो क्या वो जो एक्शन उन्होंने किया, जो विरोध अपना इस तरीके से दिखाया, क्या आप उसको राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे ना ही अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? ये कुछ विचार, ये बहुत ज़रूरी है कि आप, ये जो एनसीईआरटी अपनाती है, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि प्रश्न आपके अंदर बने। ठीक है, आप एक बार कोशिश किया कीजिए कि देखिए एक घटना पढ़ के क्या आपके अंदर भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं या आपके प्रश्न क्या आते हैं। तो एक बार ज़रूर अपने आप को भी जांचने की आवश्यकता है। ये जो प्रश्न देता है अक्सर एनसीईआरटी, ये आपको अपने आप को भी इवेलुएट करना चाहिए कि मैं ध्यान से टीचर की बात सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, और ये सवाल, तो अपने सवाल और इन सवालों में जरा एक बार तुलना करेंगे तो अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेहतर आप बना पाएंगे। तो ये बड़े अच्छे सवाल हैं जिनको आपको ज़रूर कुछ ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि आपके मन में भी इस तरीके के प्रश्न आएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। इन तीनों ही खिलाड़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उम्र भर ये फिर ओलंपिक नहीं खेल पाए। तो वो दोनों तो बिल्कुल ही, वो तो पदक भी वापस ले लिए गए और इनके ऊपर बड़े आरोप लगे कि आपने एक खेल भावना का ख्याल नहीं रखा, एक राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर आप अपनी चीज़ों को आपने प्रेफरेंसेस दिया। लेकिन बाद में चूंकि आप देखिए इसी घटना के बाद ये इमेज है, ये इनके जो दो दोस्त थे, इनकी एक इमेज बनाई गई यूनिवर्सिटी में। उन 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई गई। 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर, हाँ। तो ये आप देखिए कई बार जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, उस वक्त आप जो भी आरोप लगाए, बाद में वही लोग हीरोज की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो उस सिविल राइट मूवमेंट को जो एक इम्पोर्टेंस दे दी इन लोगों, इन खिलाड़ियों के जो इन काम था, जो इनका अपना कॉन्टेंट, ठीक है, उन्होंने अपना करियर एक बार इस पर दांव पे लगा दिया। वो जो अचीवमेंट थी, उस अचीवमेंट को दांव पर लगा दिया ताकि वो मुद्दे लोगों की नज़र में आए और सरकार के ऊपर प्रेशर बने कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करें और ये जो डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उनको समाप्त किया जाए। तो कई बार इनके जो सेक्रीफाइस होते हैं, कई बार जो हीरोज सेक्रीफाइस करते हैं, हो सकता है कि उस वक्त उस दौर में लोग तमाम सारे, कोई बेवकूफ़ कहे, कोई कुछ कहे, तमाम सारे आरोप लगे जाते हैं। लेकिन जब आप बाद में देखते हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन समझ में आता है कि यार उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और तमाम सारी जो आज हम मतलब जिस स्थिति में हैं हम नागरिक और हम अपने देश में बात करें, इसके लिए लोगों ने जाने दी हैं, तमाम सारे त्याग किए हैं, तमाम सारी सेक्रीफाइसेस के बाद आज हम इतनी सारी बातें कर पाते हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारी इस बेहतर स्थिति के लिए अपनी ज़िंदगी, अपने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें बहुत मतलब कृतज्ञ रहना चाहिए इन सभी जो भी हमारे वॉरियर्स रहे हैं। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि केवल नेशनल मूवमेंट के दौरान, अभी भी लगातार
न केवल सेना में, वो सफाई कर्मी जो अपनी जान पे खेल के नालियां साफ करता है, तमाम सारे लोग, ठीक है, डॉक्टर्स, तमाम सारे लोग जो अपने कंट्रीब्यूशन से इस देश को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब अपने अपने लेवल पर अगर इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही जाके एक राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण एक दिन का काम नहीं है, ये पीढ़ियाँ लगती हैं इसमें। इसीलिए हमको हमारे आपके कंट्रीब्यूशन पर ज़रूर, पुराने जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, बहुत थैंकफुल होना चाहिए, और अपने कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा इंश्योर होकर, मतलब उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए ये उन खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन क्या फ़र्क आया। अच्छा, हाल में ही सैन होज़, अच्छा ये तो हो गया। अब आइए बीच में से कुछ दलित समूहों ने, अब ये दूसरी सिचुएशन है। ओके, कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। यानी ये क्या हुआ कि डरबन में जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई, ये 2001 की बात है, तो उस मीटिंग में कुछ जो दलित समूह थे हमारे देश में, आपको मालूम है किस तरीके से कैटेगराइज, हमने बात भी की है, तो इन दलित समूहों ने उस पर हिस्सा लिया और इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि जो नस्ल के नाम पर नस्ल भेद विरोध सम्मेलन था कि भाई नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो नस्ल के अंदर जो नस्ल शब्द है उसमें इनका मानना ये था कि जाति भेद को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। कई बार नस्ल तो एक ही होती है, हम सब मान लीजिए भारत में भूरे लोग हैं, यहाँ कोई कलर गोरे काले का विभेद नहीं है, लेकिन उसमें भी जातीय विभिन्नताएं हैं और उस जातीय विभिन्नताएं फिर वो डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेती हैं, इनइक्वालिटीज आती हैं, फिर वो एक्सप्लॉयटेशन का रूप लेती हैं और ये फिर अलग तरीके की चुनौतियों को जन्म देता है। तो हमारे यहाँ नस्लीय विभेद नहीं है, हम सब एक नस्ल के लोग हैं, ठीक है, एक जैसा ही रंग रूप सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो जातीय विविधता है, जातीय विविधता है, उसने फिर एक अलग तरीके की चुनौती पैदा की है। बहुत बड़ा वर्ग है जिसका शोषण भी हो जाता है इसी आधार पर। तो इन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे दलित कम्युनिटीज़ के, इनका ये मानना था कि इस नस्ल वाले में कि नस्ल के आधार पर जो विभेद किए जा रहे हैं, इसको भी, इसमें जातीय विभेद को भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस फैसले पर ये 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई। अमनदीप कौर जो अधिकारी थी वहाँ, जो IFS ऑफिसर थी, जो रिप्रेजेंट करती थी भारत को, उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ें सीखें। उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया। आपको मालूम है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, आर्टिकल 15 आप पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सारा चीज जाति के आधार पर विभेद को क्लियरली मना करता है। आर्टिकल 17 वो छुआछूत के अंत की बात करता है। तो ऑलरेडी वी हैव प्रोविजन टू डिमोलिश और दिस, अबॉलिश ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वी डोंट अप्रिशिएट इट। इन फैक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पर भी, इनके आधार पर भी, जाति के आधार पर भी किसी भी तरीके का कोई विभेद नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ही ये कहता है, वी हैव लॉज फॉर दैट, हमारे पास उसके लिए कानून है बाकायदा। तो ये कहती हैं, जो अधिकारी थी वो कहती थी कि हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है, वी मेड लॉ फॉर दैट। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो ये हमारा आंतरिक मामला है, आर इंटरनल मैटर, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता ही नहीं है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब वो एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि सिस्टम का फेलियर है। वो उस जगह पे जहाँ पर ये विभेद हो रहा है जातीय आधार पर, तो यू कैन कंसीडर देम एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ठीक है। ये डजंट मीन कि वी डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए, हम इसको रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशन से सो, हमारा संविधान ही कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। तो जाति के आधार पर भी विभेद नहीं हो जाए, वी हैव सेपरेट लॉज फॉर दैट, हमारे पास अलग अलग कानून है।
बट इसलिए, और दूसरी चीज कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, अगर कहीं कुछ होता हुआ दिख भी गया तो यू शुड कंसीडर इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। वो वहां का जो प्रशासनिक चूक के रूप में इसको देखे जाने की जरूरत है। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको समझ लेंगे, हम इससे निपट लेंगे। तो वो जो अधिकारी थी उन्होंने इसको इस तरीके से कहा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के मैं खिलाफ, उन्होंने अपोज किया उन दलित कम्युनिटी की इस डिमांड को कि साहब मुझे नहीं लगता कि इसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए। अच्छा, फिर ओइनम, ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं। अब ये समाजशास्त्री अभी थोड़े टेक्निकलिटीज पे आ गए, उसकी टेक्निकलिटीज जो टेक्निकल बिंदु थे उस पर इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि ये सामाजिक विभाजन, एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। मतलब उन्होंने भी इसका विरोध किया। जो नस्लीय विभेद के खिलाफ अपनी बात रखने के पक्षधर हैं, उन्होंने जातीय आधार पर विभेद को रोकने की वकालत की कि नहीं साहब, इसको इस मंच पर रखने की आवश्यकता नहीं है। उनका कारण क्या था? उनका कहना था कि नस्ल और जाति एक जैसी सामाजिक समस्या नहीं है, ठीक है। उनका कहने का जाति का आधार सामाजिक है, जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज में चले गए, ठीक है, कि भाई ये तो जो नस्ल का जो क्या कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है वो बिहेवियर में हमारे आता है, इसलिए उस पर रोक, ये एक जैसा नहीं है और ये खत्म करेंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये जो समाजशास्त्री हैं उनका कहना था। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों समान मानने जैसा होगा, और अगर ये मुद्दा उठा दिया गया तो हम ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नस्ल की समस्या और जाति की, जो हम काले गोरे की बात कर रहे हैं और जाति की बात कर रहे हैं, वो दोनों ही समान है। तो यानी अब फिर से एक बार सारी कहानी को शॉर्ट में समझ लीजिए। हुआ क्या कि यूएनओ का और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसमें नस्ल भेद विरोधी एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, कि जहां नस्ल के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, विभेद किए जाते हैं, वो उसको दूर करने के लिए एक सम्मेलन किया जा रहा था। तो उसमें भारत के कुछ दलित विरोधी आंदोलन को करने वाले लोग, इनके जो प्रतिनिधि थे, वो चाहते थे कि नस्ल के साथ साथ जातीय विभेद को भी जोड़ा जाए। तो भारतीय अधिकारी ने कहा कि नहीं साहब, हमको जरूरत नहीं है इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ऐसी बात उठाने के लिए, क्योंकि वी हैव सेपरेट लॉ फॉर दैट और कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर दैट टू कंट्रोल दैम। हमारे संविधान में व्यवस्था है, हमारे पास कानून हमने बनाए हैं, ठीक है। और अगर कहीं कहीं इसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं होती हैं तो इसको कंसीडर किया जाना चाहिए एज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रशासनिक चूक है और ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरे एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस आधार पे विरोध किया कि नस्ल और जाति एक समान समस्या नहीं है, अगर इस मंच पे उठा देंगे तो इसको एक समान मानना होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको समझा जाए। अब आगे क्या होता है, अशोक जो दलित कार्यकर्ता थे, ठीक है, जो इसको रिप्रेजेंट करने की बात करते, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। अब आप देखिए यहां से कैसे विचार कैसे स्प्लिट होते हैं और चीजें कैसे आप समझते हैं, कितनी खूबसूरत जो भाषा होती है वो कैसे अंतर कर देती है। तो जरूर आप इस पे विचार कीजिए। ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा, जो दलित कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या कहा कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है, ठीक है। हर चीज को आप सॉवरेनिटी का प्रश्न नहीं बना सकते, ये हमारी संप्रभुता का प्रश्न है। कई बार अपनी कमियां बताना ये जरूरी नहीं है कि अपने आप को कमजोर साबित करना हो रहा है। अपनी कमियां बताना कई बार उसको दूर करने के प्रयास के रूप में भी देखे जाने की आवश्यकता है। अब मेरे शरीर में अगर कोई बीमारी है, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करूं बस ये जताने के लिए कि मैं बहुत ताकतवर, मैं बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हूं, तो ये शरीर के साथ अन्याय है। हमें बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है उसको खुल के चर्चा की जाए, ठीक है। तो खुल के चर्चा करने से उसके समाधान की संभावना बनती है, ठीक है। तो इसको आंतरिक कह पाना, उस पर आंतरिक कहना, आंतरिक मामला कहना, उस पर विचार, उस पर डिस्कशन करने को रोकने जैसा है। फिर उन्होंने एक तो अधिकारी का जवाब दिया,
दूसरा इन्होंने जो समाजशास्त्री थे उनको भी क्या कहा कि नस्ल विशुद्ध रूप से जीवन शास्त्रीय नहीं है। तो ऐसा नहीं केवल ये बिहेवियर में ऐसा है, ये जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। जैसे नस्ल को अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया गया, यानी नस्ल में किस नस्ल में पैदा होंगे उसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है, वैसे आप किस जाति में पैदा होंगे इसमें भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। इसको अलग से बहुत टेक्निकल ग्राउंड बना के इसको डिफरेंशिएट करना न्याय नहीं होगा। तो ये भी नस्लीय विभेद के आधार की तरह ही जातीय विभेद भी होता है, ठीक है। और इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। अब यहां ये कह रहा है, ये आप बताइए कि आप किसकी राय को ज्यादा बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं, ठीक। अब आ जाइए यहां ये बड़ा खूबसूरत सा ये सब एग्जाम्पल देता, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ है कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है। मतलब इस तरीके की अगर आपके मन में प्रैक्टिसेस रहें तो कई बार अगर आप किसी खासकर पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन देश कंसीडर करते हैं, अगर वहाँ के नागरिक और अपने नागरिक के बीच में समानता कहीं आपको नजर आती है तो वो समानता ढूंढना या कई बार कुछ मामले में उनको बेहतर कहना, क्या ये राष्ट्र विरोध है? ठीक है, तो इसको जरूर विचार की आवश्यकता है। इस तरीके के प्रश्न आपके अंदर आने चाहिए। अच्छा, आ जाइए समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ये क्या है? इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और ये जो बंटवारा है, पार्टीशन है, ठीक है, ये जो डिस्टिंग्विश कर देते हैं चीज़ों में, वो क्या है इसको समझते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा, क्षेत्र और दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप से सामने आती है। बिल्कुल, कि हर देश में उसका अपना समाज होता है और उसकी अलग अलग तरीके की विविधता होती है। हमने पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को भी समझा है। अब आइए, कहता है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस की ओरिजिन क्या है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में, उस समुदाय के परिवार में। जाहिर सी बात, हमने ये बात की भी कि हमारे जन्म पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। किस परिवार में, किस समुदाय में आपका जन्म होगा, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे ही हमारा जन्म होता है, उस समुदाय की पहचान हमारे पहचान के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, तो जो सामाजिक भेदभाव है, असल में यही बताने का ही तरीका है कि सब कैसे वो अन्यायपूर्ण है। तो पहली चीज तो ये। फिर जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उसकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। अब कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा, कोई तंदुरुस्त है, कोई सुंदर है, कोई बहुत उतना सुंदर नहीं है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई तमाम सारे नंबर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वी हैव, मतलब डिफरेंसेस वी हैव। तो तमाम सारे अंतर हैं हमारे लोगों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, तो ये तो एक प्राकृतिक डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। ठीक है, उसमें हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन ये तो प्राकृतिक विभेद हैं। अब लेकिन हर विभेद, सारे ही जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से, वो ऐसा नहीं कि सारा नेचुरल, सारा प्राकृतिक है। उसमें बहुत सारे मैन मेड भी होते हैं। आप देखिए, कुछ चीज हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। तमाम सारे एग्जाम्पल आप देखिए, AR रहमान, वो हिंदू थे और फिर कैसे उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। तमाम सारे मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं। अलग अलग धर्मों में सभी, आप इस्कॉन टेम्पल में चले आए, नंबर्स ऑफ क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो हर धर्म में ये कन्वर्जन है। तो ये
ये जो अब ये धर्म के आधार पे ये बिल्कुल मतलब ये मैन मेड डिफरेंसेस हैं, ये सारे हम स्वीकार कर सकते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। आप देखिए ये भी है कि कोई अफसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई डांसर, कोई कुक, अलग अलग रोजगार के अवसर हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। आप अपनी प्रतिभा के अनुसार एक क्षेत्र चुन लेते हैं। ठीक है, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन भी, ये भी प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन पर आधारित नहीं होते। जाहिर है, आप देखिए सबकी अपनी एक कम्युनिटी होती है, सबका अपना एक ग्रुप होता है जो एक ही समूह के लोग हैं, एक ही जैसा पेशे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, अपनी अपनी इंप्रूवमेंट करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक है, और ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जन्म पे आधारित नहीं, ये हम ही ने बनाए। अब ये कार्टून है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। ये कह रहा है कि सारे ही डिफरेंसेस जो हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके के सोशल सोसाइटी में पार्टीशन कर दे, कोई विभाजन कर दे समाज में। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। बड़ी खूबसूरत चीज है ये, आप सभी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि ऑल्दो वी हैव अ डिफरेंसेस बिटवीन अस, हमारे बीच ठीक है कि बड़ी सारी विभिन्नताएं हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वी फाइंड द थिंग्स वी कैन मेक अ सिमिलर। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ढूंढ ही लेते हैं, जो हम कहते नहीं साहब ठीक है कि हम अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषाई डिफरेंसेस हमारे बीच में, हम अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने से, इन सब के बावजूद हमारे और अगले के बीच में कुछ समानताएं भी होती हैं। हम कई आधार पर वो समानताएं चुनते भी हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो एक समाज दूसरे समाज के नज़दीक आता है। तो ये डिफरेंसेस भी कई बार हमको कुछ नया, कुछ हमारी लिमिटेशंस को तोड़ते हैं, हमारी बाउंड्रीज को तोड़ते हैं, हमारा विस्तार करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है ये। फिर ये कहते हैं कि जो उदाहरण पहले दिया गया था उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर था जिनके बारे में बात हुई, वो श्वेत थे। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। कितनी खूबसूरत बात कि ठीक है, दोनों अलग अलग देश से थे, एक ऑस्ट्रेलियाई था ना, उसके देश की बात थी, खास करके ये जो नॉर्मन थे, जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, तो ये एक तो वो श्वेत भी थे, तो अश्वेत नहीं थे, लेकिन दूसरा वो उस देश के भी नहीं थे, बावजूद उनका समर्थन कर रहे थे क्योंकि दोनों की विचारधारा एक थी। ये अश्वेतों के खिलाफ हो रहे शोषण का विरोध कर रहे हैं, और इनका भी मानना है कि अगर रंग के आधार पर कोई विभेद किया जा रहा है तो वो गलत है। तो कम से कम विचारधारा के आधार पर वो तीनों ही एक समान थे। अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति के लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भी आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, और आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स, तमाम सारे पॉलिटिशियंस के भाषण, अगर आप उन सब को बड़ा कलेक्टिवली देखेंगे तो आप देखेंगे तमाम सारी सिमिलैरिटीज़ के बावजूद कितने सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लोग एक ही धर्म के लोग हैं, बावजूद उसमें अलग अलग मत हैं। ठीक है, अलग अलग जाति आधार पर डिफरेंसेस हैं, कई बार वर्ग के आधार पर डिफरेंसेस हैं, धर्म के आधार पर डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ के बावजूद भी ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। अब जाहिर बात है कि आप अभी मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अफसर बन जाए, आपका भाई वो उस तरीके से उसको रोजगार नहीं मिला, तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इस तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल ये संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग अलग रूप धारण कर लेती है। बहुत अच्छी बात है, देखिए हम कितनी सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। जैसे आप जब इन क्लासेस में होते हैं तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, एक निश्चित उद्देश्य से
जीवन आपको लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अभी जैसे ही आप हटेंगे, आप मार्केट में जाते हैं, आप एकदम कस्टमर जैसे हो जाते हैं, पिताजी से बात करते हैं, बेटे बेटी हो जाते हैं, तो हमारे बड़े अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल है एंड अकॉर्डिंगली हमारी बातें होती हैं। ठीक है, आप एक ही जैसी बात सभी व्यक्तियों से नहीं करते, हर व्यक्ति के अनुसार आपके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग बातें और अलग बिहेवियर, तौर तरीके होते हैं। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग पहचान होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, तो हम हर इंडिविजुअली अगर हम अपने आप को देखें, एक व्यक्ति के एक इकाई के रूप में देखें, तो हमारे अंदर ही तमाम सारी विभिन्नताएं हैं, तमाम सारे डिफरेंसेस वी हैव इन आवरसेल्फ एज वेल। ठीक है, समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे अपने ही अंदर बड़े सारे डिफरेंसेस। हम किसी परिस्थिति में कुछ सोचते हैं, परिस्थिति बदली तो हमारे विचार बदल जाते हैं। तो ये लगातार ये सारे डिफरेंसेस, हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का बिहेव करते हैं, तो हमारे ही अंदर बड़े सारे विभिन्नताएं हैं। ठीक है, अब विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब ये जो सारे डिस्क्रिमिनेशन है, अभी हम सोशल डिस्क्रिमिनेशंस की बात कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं कि डिफरेंसेस के बावजूद एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सामंजस्य होता है, और उसमें क्लैश भी होता है, टकराव भी हो जाता है। ठीक है, उन सारे अपने आपसी हितों को लेकर। तो वो क्या है समझते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। ये कह रहा है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए कितनी जरूरी बात है, आजकल के संदर्भ में और ज्यादा इसको समझने की आवश्यकता है कि इसको समझने की क्या जरूरत है। आप देखिए जैसे अभी चुनाव के ही आधार लीजिए कि कई बार जब सत्ता चुननी होती तो हम कई सारे मैसेजेस आपके पास होते हैं कि यहाँ धर्म खतरे में है, जाति खतरे में है। ठीक है, तुमको केवल पेट्रोल ही सस्ता चाहिए क्या? ठीक है, लेकिन आप देखो कि आपकी जाति धर्म की रक्षा कौन कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की जब बातें आने लगती हैं, तो यहाँ हित समूहों को बांटना शुरू कर देते हैं, अलग अलग चीजों की। अब आपका इंटरेस्ट, किसको प्रायोरिटी आप देंगे कि ठीक है कि अभी तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन राष्ट्र की सेवा तो अभी कर ही सकते हो ना। आप अपना राष्ट्र वोट दो और अपना राष्ट्र सेवा करो। देखो हमारे राष्ट्र के गौरव को कौन, हमारे धर्म की रक्षा कौन कर रहा है। तब पता चले आप वैसे ही गिल्ट में हो, यार नौकरी तो लगी नहीं रही है और हम धर्म की रक्षा भी नहीं कर पा रहे, यार बताओ। तो कम से कम कुछ ना करके वोट देके धर्म की रक्षा हो जा रही है आपसे, तो एक अच्छा काम हो जा रहा है आपसे। तो ये जब सारी भावनाएं, चीजें आती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग अपने अपने धर्मों को, अपने अपने चैलेंजेस को जाके लड़कों से बात करती हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, अपनी अपनी बातें रखती हैं अपनी अपनी कम्युनिटी को आधार पे। वो जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो देखो तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, सरकार बदलो। दूसरा वाला कह रहे भाई देखो अगर नहीं करोगे तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। मतलब दोनों ही अपने आप को शोषित के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर हम नहीं रहेंगे तो खतना। और ये करते ही आ रहा है पिछले कई सालों से, आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, और अंत में हम अपनी प्रायोरिटी बदल देते हैं। अभी आपकी प्राथमिकता है कि साहब आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि नहीं, शिक्षा है नहीं, रोजगार के अवसर है या नहीं है, ठीक है, सुरक्षा है कि नहीं है, तमाम सारी बातों को लेकर आप चिंतित हैं और अचानक ही आपने प्रायोरिटी दे दी ये सब ठीक है यार। ठीक है, ऐसे जीवन का क्या फायदा जो धर्म की रक्षा न कर पाए, अपने समुदाय के लिए जान देना ये तो बड़ी सवाब का काम है, गौरव का काम है। अब इस तरह की भावना आ गई तो पता चला कि आपने अपनी प्रायोरिटी बदल दी, और उसके आधार पर जब आप विचार करने लगते हैं तो फिर वो कई सारी चीजें चेंज कर देता है। तो यहां यही बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ये विभाजन का कारण बनता है, यही जो पार्टीशन होते हैं अलग अलग तरीके डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, वो इनके पीछे ये कारण होते हैं। अब ये अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हितों एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। अब जैसे
बेरोजगारी है। तो जैसे आप कहते हैं बेरोजगार, तो बेरोजगार मतलब आप देखते हैं कि 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु का युवा, ठीक है, उसके पास रोजगार के अवसर नहीं। ये एक बड़ा कलेक्टिव सी बात कर रहे हैं, आप युवा को संबोधित कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है। लेकिन तब तक आ गया आरक्षण, ठीक है। अब आरक्षण शब्द आते ही अब फिर वो बेरोजगार युवा फिर बढ़ जाता है, ठीक है। ये इस जाति का, ये इस जाति का, है ना, वो सवर्ण दलित तमाम सारी चीजें हैं, कई बार धर्म, ये सारी चीजें, फिर वो वही बेरोजगार युवा बढ़ जा रहा है। तो अभी तक आप संगठित हो कि आप बेरोजगार युवा थे, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी मान्यताओं के लोग थे। आप एक खास आयु वर्ग के लोग हो जो एक अपने निश्चित उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अचानक से उसमें क्या आ गया, उसमें एक एक छौंक लगाना शुरू किया कि साहब ये आरक्षण है, तो फिर उसमें बंटना शुरू हुआ, धर्म है, धर्म पे आधारित, तो तमाम सारे डिफरेंसेस शुरू हो जाते। अब वो टुकड़े टुकड़े में होने शुरू हो गए, तो फिर न्याय तो भूल ही जाओ। तो यहाँ यही बात ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप कई मामलों में तो आपका हित एक जैसा हो, आपकी स्थिति भी एक जैसा, मैंने बताया बेरोजगार, तो हर चीज एक जैसा ही है, लेकिन इसके बावजूद किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे संदर्भ में आपकी मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हो सकती हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, ठीक है। आप देखिए ये सब विदेशों के भी उदाहरण देख के ना, हमको हमेशा, हम अपने देश की बात करते हैं, कई बार आप दुनिया में क्या हो रहा है उन चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छा सबक ले सकते हो, और आपके अपने एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा है, खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के लिए, या एस्से वगैरह में भी आप इस तरीके की चीज़ों को कोट करते हैं तो आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है उसका। तो ये आयरलैंड और नीदरलैंड का एग्जाम्पल लेकर ये बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोनों ही ईसाई बाहुल क्षेत्र हैं, मतलब वहाँ जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। अच्छा, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे अब लोग, ठीक है, वही चीज़ें जैसे जहाँ मुस्लिम है वहाँ सिया सुन्नी में बटे हुए हैं, यहाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट, अलग अलग चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन है। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, ठीक है। जो उत्तरी आयरलैंड है वहाँ मतलब जो अमीर हैं वो लगभग एक धर्म के, जो गरीब है लगभग एक धर्म के हैं, तो वर्ग और धर्म में बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, मतलब ज़्यादातर गरीब लोग हैं, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों के और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं हो पाता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, कहने का मतलब, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे इसने आयरलैंड का एग्जाम्पल लिया कि साहब उसमें दो समुदायों के लोग हैं। अब जैसे मैं अपने ही देश का उदाहरण देके समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। मान लीजिए हिंदू और मुसलमान हैं। अब उसमें पता चला कि सारे हिंदू, ज़्यादातर हिंदू अमीर हैं और ज़्यादातर मुसलमान गरीब हैं, ठीक है। मतलब ये मुसलमान गरीब हैं और ये हिंदू अमीर है, सपोज अगर स्थिति है, तो ये जो संघर्ष है कि इनकी स्थिति भी एक जैसी है, धर्म भी एक जैसा है, अब इनको ये बड़ा स्ट्रांग कर देता है। ऐसे ही यहाँ भी हो जाता है, इन दोनों के बीच में गहरा संघर्ष चलता है, लंबा संघर्ष चलता है। तो ये एक स्थिति है, ये संघर्ष को जन्म देता है कि सब अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने आप को, पोजीशन को बचाने के लिए, ये अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये संघर्ष पैदा करता है संसाधनों को लेकर, और ये लंबा चलता है बहुत, इसमें हिंसा और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, राजनीति, हिंसा, सब कुछ। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है कि मान लीजिए हिंदू है, मुसलमान है, तो बहुत सारे मुसलमान भी अमीर हैं, बहुत सारे मुसलमान गरीब भी है। इसी तरीके से हिंदू, बहुत सारे हिंदू भी अमीर हैं, बहुत सारे हिंदू भी गरीब हैं। यानी इनकी जो सामाजिक स्थिति है वो लगभग एक जैसी, आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है, ठीक है। धार्मिक स्थिति में डिफरेंसेस हैं। तो इस पोजीशन में यहाँ संघर्ष कम होता है, ठीक है, क्योंकि सबकी नौकरी चाकरी है, सबका व्यवसाय, व्यवसाय करने वाले मुस्लिम भी बहुत हैं, हिंदू भी बहुत है, नौकरी करने वाले हिंदू भी बहुत हैं, मुस्लिम भी बहुत हैं। तो सबको अपने रोजगार, अपनी स्थिति की सुरक्षा, चिंता, ये सब होती है। तो ऐसी स्थिति में भी संघर्ष कम हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ नीदरलैंड और आयरलैंड के एग्जाम्पल में इसने बताने का प्रयास किया। अब जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है, मतलब सभी अमीर, सभी गरीब, सभी समुदाय के लोग, तो वहां ये इजी होता है कि थोड़ा सा
चीज़ें आसान हो जाए। इसीलिए जब आप अपनी पॉलिसीज़ वगैरह को बात करेंगे, किसी राष्ट्रीय नीति या किसी सरकारी नीति को बेहतर करने की बात करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कीजिए। अगर कम्युनिटी विशेष को टारगेट करेंगे तो संघर्षों को आप बढ़ावा देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ पाते हैं। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है पर वहां भी अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी वहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए। आप देखिए, अब कम्युनिकेशन मीडियम इतना इजी हो गया। पहले तो जो जहां का है वो वहीं रहता था, तो संस्कृतियों का विस्तार उस तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन अब चूंकि कम्युनिकेशन मीडियम इतना ईजी है, हम सब जानते हैं, तो ये डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। अब सभी देश, मतलब ज्यादातर देश, तमाम सारी संस्कृति, तमाम सारी सभ्यताओं को कैरी करने वाले लोग होते हैं। अब यहां आ जाता है समरूप समाज का कहने का क्या मतलब है। जो इक्विवेलेंट सोसाइटी है, एक जैसा एक समाज है, ये क्या मतलब? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती। कहने का मतलब ना तो वो सामुदायिक, मतलब सामुदायिक रूप से कि अलग अलग जातियां, या सांस्कृतिक रूप से कल्चर भी एक है और जाति विभिन्नताएं ज्यादा नहीं होती, तो उसको समरूप समाज कहते हैं। एक जैसा समाज कि सभी हिंदू हैं और ज्यादातर ब्राह्मण हैं, ठीक है, इस तरीके से वो समरूप समाज कहा जाएगा कि एक जैसा ही समाज हो। अब आ जाइए रंग भेद। ये चीजें हैं, आपने इसको पढ़ा भी होगा। रंग भेद रोज किसी ने मतलब एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष। कुछ इस तरह यहाँ एक दिलचस्प अभिलेख। ये एक पोएट्री जैसी चीज है, जरूर पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें। तो अब आ जाइए सामाजिक विभाजनों की राजनीति को समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि अब इसमें पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अभी देखिए, जो आने वाली क्लासेस में जब हम अपनी दलीय राजनीति पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो उन सबों को समझने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका तैयार कर लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से समझें। तो ये कहता है कि जो सोशल ये जो विभाजन है और ये जो पार्टीशन एक तरीके का, वो क्या है, किस तरीके से सोसाइटी को अलग अलग तरीके से विभाजित किया जाता है, उसके पीछे की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको आप कैसे समझेंगे। ये कहता है सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना। पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। अगर धीरे धीरे जैसे ये जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, और इन सभी चीजों को कई बार जब राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो पहली नजर जो आती, पहला भाव कि यार ये तो अब खतरनाक हो गया। अब सभी समुदाय अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर, उसकी बेहतरी को लेकर तमाम सारे डिस्कस करेंगे, राजनीति करेंगे, और ये डिस्क्रिमिनेशंस और बढ़ाएगा। जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, उन्हीं को हाईलाइट करेगा ये राजनीति, और उससे ये जो डिफरेंसेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो और बढ़ेंगी। तो पहला नजरिया हमारा यही बनता है। लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? नहीं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने की जरूरत है। अब यहां कह रहा है कि जो लोकतंत्र में अलग अलग दलों के बीच में प्रतिद्वंदिता होती है, तो इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। जो खतरे हैं, फूट का शिकार बन सकता है। ऑब्वियसली हम देखिए, हमारे देश के चुनाव बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। कई देशों को छोड़िए, हमारे देश में हो चुका है। पाकिस्तान बना ही ऐसे, जब अपने अपने समुदाय को लेकर संघर्ष की स्थिति, उसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गई और संघर्ष इतना बढ़ गया कि देश का विभाजन करना पड़ा। दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जो चीजें क्या हैं, उसको थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। अभी जो राजनीतिक
की राजनीति की इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटियों में, हम इसको जब डिटेल में दलीय व्यवस्था और ये सारी चीज़ पढ़ेंगे तो और समझेंगे कि कैसे अलग अलग दल उनकी आवाज़ें भी उठाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, उनके बेनिफिट्स के भी बारे में बात करते हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सामाजिक विभाजन है वो कैसे है। अब आ जाइए जो परिणाम जो है उनका दायरा क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लीजिए जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जाति कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरीके से बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है और जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला लिया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य है। और प्रोटेस्टेंट लोग का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। अब यानी कि दो देशों में मिलने की बात हो रही है, अलग अलग कम्युनिटीज अलग, जैसे कश्मीर को लेकर हमारे देश में आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्रुप है जो कहता है कि नहीं साहब बहुत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसको पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। बहुत एक ऐसा ग्रुप है वो कहते हैं नहीं साहब ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके का जुड़ाव भी है। तो यहाँ यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। हमारे यहाँ जैसे कश्मीर है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। इसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। युगोस्लाविया में कहानी का मतलब यहां बता रहा है कि ये जो संघर्ष था 1998 में, ये दोनों ही सरकारें बैठी और आपसी समझौता किया कि भाई अब हम हिंसा को प्रमोट नहीं करेंगे, और एक आपसी समझौता जिसपे दोनों ही सहमत थे उसको माना और किसी तरीके से समस्या का समाधान किया। अब आ जाइए युगोस्लाविया में कहानी का एक ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। जो चुनौतियां थी जो पढ़ रहे थे कि अगर राजनीति इन्वॉल्व हो गई इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन में तो वो कितना खतरनाक होगा, देश का विभाजन भी हो जाता है। तो ये बात ये कह रहा है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में देखिए हमेशा बहुत सुखद अंत नहीं हुआ, और यही वजह है आप देखिए कि किस तरीके से दो विश्व युद्ध लड़ने के बाद आज यूरोप यूनियन बना, यूरोपीय यूनियन बन गया वो, ठीक है। भारत पाकिस्तान में तो इतनी कटुता रही ही नहीं जितनी यूरोप के देशों के बीच में रही है, ठीक है। लेकिन बावजूद आज वो दीवार तक खड़ी कर दी थी बॉर्डर पे, जर्मनी की दीवार, आपने ये सब पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ा भी होगा आप में से कई सारे लोगों ने। तो वो सारे दो विश्व युद्ध लड़े जिसका कारण यूरोप था, और यूरोप की ही वजह से विश्व युद्ध लड़े गए, लेकिन बावजूद उसके आज वो यूनियन है। और हम आज भी मेड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मेरा और हमारा तमाम सारे रिसोर्सेज इन्हीं सारी चीज़ों में खप जा रहे हैं। हम तमाम सारी जो हमारी प्रतिभा है जो उन्नति करने की, उससे हमको समझौता करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें एक और चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को इस तरीके से भी समझें। अब आ जाइए बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। अब यहाँ इस तरीके की चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहते हैं, रहेंगे, ठीक है। आप देखिए जैसा भी पिछली बार प्रश्न पूछ दिया गया कि फ्रांस का जो पंथ निरपेक्षता है, फ्रांस की पंथ निरपेक्षता को भारत की पंथ निरपेक्षता से सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के प्रश्न है, ये जो कंपैरिजन वाले प्रश्न है, ये हमेशा लीड दिलाने का काम करते हैं। ये छोटी सी किताब 10वीं क्लास के बच्चे की किताब आपको बहुत मदद करेगी IAS उसमें PCS अधिकारी बनने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझें। तो यहाँ बता रहा है कि गणेश विदेश घूमकर आया और वो महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोग का जीवन कैसा है। उसे योदांका मिली, मतलब एक लड़की है वहाँ की, जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बातें कही जो उसने, अब आप भी जाते हैं दुनिया भर में घूमने, अलग अलग ऑब्जर्वेशन होती है आपकी। तो यहाँ वो लड़का अपने अनुभव को बता रहा है। वो कह रहा है कि नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को ज़रा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं।
वे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य, आप सोचिए यूरोप में भी होता है ये सब, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की बात हो रही है। ठीक, धैर्य तो उनमें होता ही नहीं, वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। एक भावना थी जो वो कह रहे हैं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है, जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इनमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है नहीं? हमारे देश में तो अक्सर ये बात होती है, कभी जेएनयू को लेके, कभी किसी कि ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे पल रहा है, तमाम सारे मुद्दों पे, तमाम सारे इश्यूज पे ये सारे डिस्कशंस होते हैं। महाश्वेता ने कहा कि गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह अस्पताल में थी पर कोई भी उसे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उसका बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। अब देखिए, इस तरीके का व्यवहार भी झेलना पड़ता है कि अगर एक रोमानी बच्चा पैदा हुआ तो कहते लीजिए एक और अपराधी पैदा हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं यहाँ कई बार मुस्लिम कम्युनिटी को लेके हो जाती हैं, कई बार किसी और समुदाय के लोग, एक और आतंकवादी आ गया, या किसी ने किसी और समुदाय के लोगों को कह दिया देखो एक और दक्षिणपंथी आ गया, एक और वामपंथी आ गया, इस तरीके की बातें। तो ये जो भावनाएं भर देते हैं ये ठीक नहीं है। कई बार ऐसा अक्सर हम लोग विचारधारा में कि भाई ये लो एक और मजदूर पैदा हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बात करते हैं। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था क्योंकि मुझे हरदम भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा। अब देखिए 2 घटनाएं, एक तो नर्स की बात आई जो कह रही रोमानी लोग इतने गंदे होते हैं, चोर होते हैं, असभ्य होते हैं। दूसरी तरफ वो रोमानी महिला क्या बता रही कि हमारे साथ बड़ा विभेद होता है, डॉक्टर्स हमसे बात नहीं सुनते, हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमको अपना जीवन यापन कर, दोनों परिस्थितियों को आपने समझा। तो फिर अब महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है, मतलब यही जानना था तो दूसरे देश में क्या जाना था, हमारा ही देश बहुत है। ये रोमानिया और बुल्गारिया की कहानी नहीं है, ये तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जयराम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। ठीक है, क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती? मतलब उसने बताया हमारे देश में भी ऐसा होता है। अब ये आपके ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या आपको भी लगता है कि महाश्वेता सही कह रही है? ठीक है, इस तरीके के कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ज़रूर आप इस पर काम कीजिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ एक कार्टून भी ऐसा तो सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी। मुझे लगता था कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है। ठीक, तो ये सारी देखें आपकी जानकारी कितनी बढ़ती है, आप भारत को लेकर और दुनिया को लेकर जो आपके दिमाग में माइंडसेट है, ये सारी किताबें कितनी मदद करती हैं उसको खोलने में। ज़रूर इससे आपको मदद लेनी चाहिए। पर इसके साथ भी ये भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। अब आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर कि कैसे हमने समझा था कि राजनीति इन्वॉल्व हो गई तो वो देश के विभाजन तक का कारण बन सकती है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, जो दलित समुदाय है, जो अपने आप को शोषित मानता है, वो ज़रूर चाहेगा कि उसका कोई प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व करे, उसकी बात को ले जाए और उसका ये शोषण बंद हो, तो अपने आप राजनीतिक दलों के लिए एक स्पेस मिल जाता है, वो वोटर के रूप में वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग समुदाय, सवर्णों का अपना पक्ष होगा, हिंदुओं का अपना पक्ष है, मुस्लिम्स का अपना पक्ष है, तो सबके अपने अपने पक्ष हैं। अच्छा, कई बार ये पक्ष रखने भी जरूरी होते हैं, जो आखिर हमारी समस्याएं हैं। आप देखिए, हम महिला हितों की तमाम सारी बात करते हैं, तमाम सारे कानून बनाते हैं, किस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, परिवार में शोषण आजकल देखिए कोर्ट में डिस्कशन है, तमाम सारा मैरिटल रिलेशंस को लेकर तमाम सारे डिस्कशंस अभी हो रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब नो मीन्स नो को बहुत जोर दिया जा रहा है कि स्त्री की, चाहे भले ही वो आपकी पत्नी हो, लेकिन उसकी अपनी मान्यताओं का विशेष महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत डिस्कशन किया जा रहा है। नागरिकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात हो रहा है, नागरिक की हैसियत से सही और महिलाओं की हैसियत से भी। तो एक पक्ष तो उनके शोषण को, महिलाओं के शोषण को रोकना है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा एक दूसरा पक्ष भी है। वो क्या कह रहा है, उसने कोर्ट में इस मान्यता के विपरीत अपील डाली कि नहीं साहब, इस तरीके का कानून बन जाएगा, बहुत सारे पत्नी पीड़ित पुरुष भी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी ही बड़ पत्नियों से पीड़ित हैं। अब पता चला ऐसा कोई कानून बन गया, अब पत्नियां झूठ मूठ का मुकदमा अपने पति पर कर देंगी कि ये शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मुआवजे की मांग करनी शुरू कर देंगी, हमसे हमारा ही जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है। पता चला इस तरह कानून और ज्यादा बर्डन क्रिएट कर दिया। तो बहुत सारे पुरुष भी हैं, तो यानी पक्ष दोनों हैं। तो जब आप इन चीज़ों को इवेलुएट नहीं करते तब तक आप सही संदर्भों में बात नहीं कर सकते, न्याय की बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इन सभी एस्पेक्ट पे समझें। तो ठीक है कि पॉलिटिक्स का अपना दिक्कत भी है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि सबकी आवाज़ें, सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है और लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, अब अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। आप देखिए, अभी जैसे यूपी का चुनाव है, बीजेपी को पसंद करने वाला अलग समुदाय है, सपा को पसंद करने वाला अलग समुदाय है, बसपा को अलग समुदाय के लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ आप नागरिक नहीं रह जाते, वहाँ समुदायों में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा ये राजनीतिक उठाते हैं। ठीक, अब ये भी देखना है कि कौन से दल आपकी आवाज उठाती, इसी आधार पे आप अपना दल भी चुनते हैं। ठीक, अब यहां पर तीसरी चीज क्या कह रहा है कि 3 आयाम क्या है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। क्या? पहली चीज है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें कि जो राजनीति कैसे आ जाती है, ये पहचान का जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, पता चला कि आप एक उदाहरण से समझिए कि आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे अमर और आमिर दोनों जा रहे हैं। पता चला अमर साहब आए, हाथ उठाया, ऐसे सिक्योरिटी चेकिंग हुई और वो चले गए। आमिर साहब आए, उनके पासपोर्ट पे SSS की मुहर लग गई, स्पेशल सिक्योरिटी सर्च। ठीक है, पता चला उनका बैग वैग खोल के सारा सामान फेंक रहे, इनके सारे कपड़े उतरवा दिए, बड़ा इंसल्टेड फील कर रहे। ये भी बड़े अच्छे नागरिक हैं, टैक्सेस देते हैं, पड़ोसी अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे व्यवसायी, मतलब अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन अब वो कितना इंसल्टेड फील कर रहे होंगे, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा नाम आमिर है। अब वो बाहर जाएंगे तो उनकी समुदाय का आदमी रोकेगा, देखा तुम्हारे साथ क्यों हुआ, पता है ऐसा क्यों हुआ, तुम इस समुदाय से बिलोंग करते हो। अब उसको लगेगा हाँ यार बात तो सही। अब वो पढ़ा लिखा है, क्या है, अमीर है, कुछ नहीं, अब पहचान की यार आज मेरी स्थिति ये है इसलिए क्योंकि मैं समुदाय से जुड़ा हुआ हूं। तो कैसे इसी तरीके से पहचान को लेकर लोग बहुत समृद्ध हो जाते हैं। आप देखिए, अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे, आप हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा हो कि साहब ये ब्राह्मण परिवार, ये गुज्जर, ये जाट, तमाम सारा ये समुदाय, वो समुदाय। ठीक है, इस तरीके का समुदायों को फोकस करते हैं कि मैं तो इस समुदाय का व्यक्ति हूं। जातीय चीजें खुद ही लगाते हैं, अपने समुदाय को बहुत हाईलाइट करते हैं और इस तरीके की प्रवृत्ति समाज में अलग अलग तरीके के बंटवारे को जन्म देती है, जो कि नई तरीके के। अब आप पहचान को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। अब ये पहचान, नागरिक कहने में हमारी अपनी पहचान भूल जा रही है, ये भी ऐसा लगने लगता है कई लोगों को। तो अपनी पहचान पकड़ लेते हैं, राजनीतिक दल इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं
तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वो अपने आप को कि नहीं साहब ब्रह्मा जी सीधे परिवर्तित हो गए हमारे स्वरूप में, तो मैं तो बाय डिफॉल्ट श्रेष्ठ हूं, मैं होमोसेपियंस थोड़ी हूं, ठीक है, मुझे तो ईश्वर ने फुट कर आज तो ब्राह्मण बनाना है, ठीक है, आज तो खान साहब बनेंगे, आज तो प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक बनाए जाएंगे। तो आपके अंदर एक भावना आ गई अपने श्रेष्ठ होने की, फिर आपकी नजर पड़ती है बाकी कीड़े मकोड़े कौन है, इंसान जैसा स्वरूप लिए हुए। तो ये जो भावना है आपके अंदर, ये फिर आपकी स्थिति ताकतवर होते ही आपको वो शोषण के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये खतरनाक है, ठीक। अच्छा, जब तक उत्तरी आयरलैंड, आगे उसके उदाहरण पे, उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब, भारत के एग्जाम्पल समझिए, जब तक आप हिंदू या मुसलमान हैं तब तक आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, जब तक आप, जैसे ही आप नागरिक हो जाते हैं, जैसे ही आप भारतीय हो जाते हैं, आपको हर वो चीज़ चाहिए जो भारत की उन्नति के लिए ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब होने पे आप उस धर्म की ज़रूरतों की डिमांड करेंगे, उस धर्म के इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, जबकि आप भारतीय होने को क्लेम करना शुरू करें, भारतीय पहचान को अगर मजबूती से पकड़ें, एक नागरिक होने की पहचान को मजबूती से पकड़ें, तब आप देश के प्रशासन को तंदुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, देश के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और देश का गौरव बढ़ेगा तो इंडिविजुअली आपका भी गौरव, आपकी अपनी पहचान भी सशक्त होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ यही कह रहा है कि अगर अपनी उन छोटी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक होकर लड़ते रहेंगे कभी समाधान नहीं होगा, लेकिन अपनी पहचान को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर देश के आधार पर चीज़ें क्या कहते हैं ये पता चले तो फिर चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर ये कहता है जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वो डच या जर्मन बोलते हो, इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं, ठीक है। ये थैंकफुली कि हमारे देश में भी ऐसा ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने आप को भारतीय के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक। तो यहाँ वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। आपको कभी अगर मौका मिला, आप में से होंगे भी कई सारे लोग, गुड़गांव आ जाइए, मुंबई के तमाम सारी जगहों पर, तो जहाँ कॉरपोरेट कल्चर है, जहाँ चीज़ें हैं, वहाँ अलग ही आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वो क्षेत्रों का मतलब उनके काम पे असर नहीं पड़ता, वो सब इंडियन होके कि हमारे पास पासपोर्ट कौन से देश का है, वो हाँ वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, ठीक है। श्रीलंका, मतलब कि अगर आप राजनीतिक दल जो डिमांड कर रहे हैं वो संविधान के अनुसार अगर डिमांड कर, कितनी अच्छी बात है, उसको माना भी जाना चाहिए, ठीक है। आप एक समुदाय के हितों की बात कीजिए जो कि समानता बढ़ाने के लिए जरूरी, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए दूसरे समुदाय के द्वारा भी। लेकिन ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा डार्क करेगी, ये खतरनाक है, ठीक है। यहाँ कह रहे श्रीलंका में, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। अब सिंहली लोग कह रहे थे नहीं साहब, केवल हमारी ही चीज़ों हितों को ध्यान में रखो, जाहिर है वो गृह युद्ध के उसमें तो जाएगा ही जाएगा। अब युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। उत्तरी आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे। इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अक्सर जैसे हमारे पास फेसबुक वॉल है, हम अक्सर एक दूसरे कम्युनिटी के बारे में तमाम सारी विचार अपने रखते रहते हैं, वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल स्वस्थ विचार हों, ठीक है। और ये साफ डिस्क्रिमिनेशंस को शो करता है। वैसे वहाँ भी इस तरीके की व्यवस्थाएं, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ। वहाँ अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है, मतलब वहाँ इस तरीके के कानून बनाए गए कि इस तरीके की चीज़ों पे रोक लगाई जाए। तीसरी चीज़ है सरकार का रुख, मतलब सरकार, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सरकार किस तरीके का बिहेवियर करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए
सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है कि जो भी मान लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनकी अपनी डिमांड जो उनके हितों को सुनिश्चित करती हो, जो संघर्ष पैदा करने से रोकती हो, ऐसे डिमांड्स पे को सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर देयर इज अ गवर्नमेंट, उसकी जिम्मेदारी है कि एक नागरिक की हैसियत से, चाहे मैं किसी भी धर्म जाति में मेरा विश्वास है, मेरी सुरक्षा, मेरे विकास की संभावनाएं बनी रहे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको इक्वल ट्रीट करे और उनके अंदर, अपने अंदर समानता का बोध पैदा हो, तो फिर उनकी सहभागिता देश के विकास में बढ़ती है। तो ये सरकार का रोल होता है कि उनको भी, उनकी भी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो उनके अपने अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बेसिक जरूरत है, उसको पूरा करें। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसान परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, अक्सर आप सरकार की तमाम सारी नीतियों को आप इस आधार पर विरोध कर सकते हैं कि आप बार बार राष्ट्रीय एकता का हवाला दे दे के किसी को दबाए रखिए कि नहीं, तुम अपने हितों की बात कर रहे हो तो एकता के विरुद्ध। अब आप में से कोई सवाल पूछ रहा है, मैं कहूँ नहीं ये क्लास के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, तो आपके अंदर लगेगा भाई क्या फायदा, भाई मैं तो यहाँ, मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो आपके जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस जो पूरी क्लास के डेवलपमेंट में मदद करेंगे, सवाल बड़े अच्छे हैं जिनका जवाब दिया जाना जरूरी है, तो उन चीज़ों को ज़रूर वैल्यू देनी चाहिए। तो यहाँ भी कोई भी समुदाय है, अगर उसकी डिमांड ऐसी है जो उनको हितों को सुनिश्चित करके बराबरी का दर्जा दिलाते, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब आप कहिए नहीं है यार, कैसे आदमी हो तुम, अपने ही समुदाय के बारे में बात करो, देश के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। ऐसे में अगर आपने हितों की अनदेखी दी तो ये देश के अंदर संघर्ष को पैदा करेगा और देश गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इसको ऐसे भी समझा जाए। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब हमेशा किसी समुदाय के डिमांड को देश की एकता, अखंडता, उसकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा मानना ये उचित नहीं है। सबकी समुदाय को लेकर मतलब एक ही जैसी स्थिति है, समुदाय कहने का मतलब एक जैसी स्थिति है, तो उनको अपनी बात को प्रत्यक्ष करने का, अभिव्यक्त करने का अगर मौका मिलता है तो इनकी इन्वॉल्वमेंट भी देश के विकास में होती। ये बहुत जरूरी है कि उनको वो सारे मौके मिलें। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती हैं। जाहिर है ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस से जब सभी की बातें सामने आती हैं तो ये कितना अच्छा लगता है। जैसे इसी क्लास में मान लीजिए अगर सभी स्टूडेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप किस जाति धर्म संप्रदाय के, आप लड़की हैं कि लड़का है, तो हमारे आपके बीच में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। और यहाँ अगर आप तो अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज की बात करोगे ना, अब मैं बात करूँ नहीं ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी नहीं, आप इस बात का भी सम्मान करो। मैं किसी क्वेश्चन नहीं ये सवाल बड़ा ज़रूरी है, तो ये नहीं कि मैं किसी को स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ, उस सवाल का जवाब सुन के बाकी लोगों के भी हित सुनिश्चित होंगे और सभी विद्यार्थियों को लगेगा नहीं साहब हमारे बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सहभागिता को एक बराबर मान्यता मिले। आप सभी विद्यार्थियों को, किसी को ही नहीं लगना चाहिए कि नहीं साहब हमको स्पेशल फोकस, इनके ऊपर स्पेशल फोकस है या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अलग अलग बातें उठाने के बावजूद भी इसको यूनाइट किया जा सकता है, इंटीग्रेटेड बनाए रखा जा सकता है। अब यहाँ इस तरह के कार्टून बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूर आप देखिएगा। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष करना भी होता है। आप देखिए अगर लगे हमारे साथ गलत है, जैसे किसान आंदोलन अभी हाल में ही हुए, ठीक है कि साहब उनको लगा कि साहब ये कानून बन रहा है हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बात को रखना समझा। अब कई अजीब लोग हैं यार, कई सारे लोगों ने कहा भी ये खालिस्तानी है, कोई कुछ है करके, और किसानों की बात करो यार, सारे लोग तकलीफ में, देश के विकास की बात करो। तो ये उचित नहीं है कि वहाँ एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रभावित करती है, उस समुदाय के लोग आकर विरोध करना शुरू कर दिया।
ठीक है, ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। मतलब लोकतांत्रिक मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। मैंने आपसे कहा था कि आप कान में पड़े लोकतंत्र, आपको समझना है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन रूलिंग। जो शासन है उसमें आपकी सहभागिता जरूरी है। ठीक है, अब संवैधानिक अपनी मांगों को उठाते हैं, चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। ये बात आपने समझी है। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उसको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। जैसे देश का विभाजन हमारे देश में एग्जाम्पल है इसका, कि अगर आप कुछ ऐसे डिमांड्स कर रहे हैं अपनी कि नहीं साहब हमारा ही कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, नहीं साहब मुस्लिम राष्ट्र हो जाए, इस तरह की बात है, ये सारे डिमांड्स पूरी करना ज़रूरत नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमने डेमोक्रेसी बना दी, सब इन्वॉल्व हो, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सभी मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, इस देश को चलाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और इसका सबसे अच्छा रास्ता ये डेमोक्रेसी ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से आपने पिछली क्लास में समझा था कि जो फेडरलिज्म है उसको आपने समझा था, संघवाद किस तरीके से जो पावर शेयरिंग को ये इंश्योर करता है। आज हमने समझा था कि ये जो सारे जो हमारी एक तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र कैसे परिस्थिति में है जहाँ विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ही, जिस बात से हमने अपनी क्लास शुरू की थी, कि लोकतंत्र का मतलब ही है जनता की सहभागिता से चलने वाला शासन। और जब आप जनता कहते हैं तो जनता, जब आप वी द पीपल कहते हैं तो वी द पीपल में अपनी आप जाति, अपनी धार्मिक, अपनी आर्थिक, अपनी लैंगिक जो डाइवर्सिटी है उसको आप बहुत जोर नहीं देते। आप एक नागरिक के रूप में बात करते हैं। तो अपनी विभिन्नताओं को के बावजूद भी, आप किसी भी समुदाय से हों, किसी भी लिंग के हों, आप किसी भी स्तर में हो, आप अमीर हो गरीब हो, लेकिन आपकी सहभागिता इस देश को चलाने में बहुत ज़रूरी है। तो न केवल ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सहभागिता को सुनिश्चित करे, एक नागरिक होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए प्रयास करें। तो आज का टॉपिक इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आपसे बात करता था। और इसी का फिर आप जब आप पढ़ेंगे किस तरीके से दल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, यहाँ से आपका सिलेबस भी शुरू हो जाता है। आने वाले टॉपिक्स इसके बारे में बात करेंगे तो हम उसको भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर नए टॉपिक को लेकर आपसे फिर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।